हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग उड़ान की टीम अपना पूरा काम कर रही है। वी आर प्रोवाइडिंग यू ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स मेंस सभी पर हम लोग फोकस करते हुए चल रहे हैं और हमारी जो टीम है ये बहुत अच्छा काम भी कर रही है फ्रॉम मॉर्निंग 7 AM टू 12 PM। सो आप भी अपना एक कर्तव्य निभा दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, इस ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, वो लाल बटन जरूर दबाना चाहिए। सो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको आज का जो लेक्चर है दैट इज 11th पार्ट ऑफ दिस राइट, और हम लोग चर्चा करेंगे 7th चैप्टर की। तो 7th चैप्टर में मैंने 2 चैप्टर्स तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एसिड एंड बेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल और क्षार के बारे में। सो रुद्र गौतम इज माय नेम। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको जितने भी फ्री एनरोल करने हैं कोर्सेज, आप मेरे रेफरल कोड आरपी सर 10 की मदद से आप एनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा मेरा कंप्लीट एनवायरमेंट इकोलॉजी का सेशन 8 PM पर चलता है, स्पेशल सेशन 5 PM पर आता है राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर आरपी सर 10 की मदद से आप आइकॉनिक प्लस और जीएस के सेशन ले सकते हैं। और अब प्रीलिम्स बिल्कुल निकट है, लगभग 6 महीने हैं, आपको मेंस पर भी फोकस करना होगा। तो आप डेडिकेटेड जो बैचेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। सो आरपी सर 10 इज माय रेफरल कोड और यहां पर आपको मेरे भी जो क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, वो मिल सकते हैं। आप यदि चाहें तो उनमें भी एनरोल कर सकते हैं। 5 दिसंबर से मेरा नया प्लस पर कोर्स चल रहा, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं राइट। सो आज का जो चैप्टर है, सेशन है, वो होगा एसिड, बेस और सॉल्ट पर। तो एसिड, बेस और सॉल्ट पर हम लोग आज पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं। तो पदार्थ बेसिकली 3 प्रकार के हो सकते हैं, उनके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज के आधार पर, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक या क्षार, और तीसरा होता है इंडिकेटर्स, जो उन्हें बतलाते हैं, संकेतक। तो यहां पर हमें यह देखना होगा कि हमें सबसे पहले एक पीएच स्केल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो पीएच स्केल कहां से कहां तक वैल्यू होती है? 0 से 14, 0 to 14, और यहां पर 1 2 3 इस प्रकार से बीच में एग्जैक्टली 7, फिर 8, फिर 9, 10, 13 एंड 14। तो जो पीएच स्केल 7 होता है ये हमेशा एक न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, या यूं कह लीजिए इसे ही हम लोग कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर या आसुत जल। तो 7 पीएच होती है आसुत जल की। जितना यदि हम लोग पीएच स्केल में लेफ्ट की तरफ जाते हैं, मान लीजिए किसी की पीएच 1 है या 2 है, तो वो अत्यंत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक है, बहुत ज्यादा अम्लीय है। जैसे जैसे हम लोग दाईं तरफ बढ़ते हैं, यहां पर 13, 14, 12 ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड क्षार होते हैं। क्षार का मतलब एल्केलाइन या बेस। तो आपको एक बात क्लियर रखनी है कि यहां पर यदि हम लोग पीएच स्केल की बात कर रहे हैं, तो पीएच स्केल में हमें सबसे पहले जो पढ़ना होता है, वो सबसे पहली बात तो यह कि पीएच स्केल दिया किसने था। तो पीएच स्केल जो है वो दिया था सोरेनसम ने। सोरेनसम ने पीएच स्केल दिया था। 0 से लेकर 14 के बीच में इसका पैरामीटर होता है। 7 जो है ये आसुत जल के लिए, डिस्टिल्ड वाटर के लिए आता है। 7 से जितना हम लोग लेफ्ट की तरफ जाते हैं उतना ही ज्यादा अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ेगी, एसिडिसिटी। और राइट में जितना ज्यादा जाते हैं क्षारीयता, बेसिक जो नेचर है, या फिर वी कैन से क्षारीयता के मामले में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे से 12, 13 पर जा रहे हैं वहां पर एल्केलाइन बढ़ता चला जाएगा राइट।
तो इस प्रकार से अम्ल, क्षार, इनके टेस्ट के आधार पर हमें पता चल पाता है कौन सा क्या है। अब सोरेनसम ने इसको निकाला कैसे था, तो देखिए हम लोग पीएच पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, पावर ऑफ हाइड को कैसे निकालते हैं? माइनस लॉग H प्लस, इस प्रकार से पीएच को निकाला जाता है। तो माइनस लॉग H प्लस का मतलब और क्या हो गया? हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि माइनस बाहर आ जाता है तो pH इक्वल्स टू लॉग 1/H प्लस, क्योंकि माइनस जब अंदर जाता है लॉग में तो 1/H बन जाता है। शुरुआत में नाटक लो नेटवर्क, एक बार साथियों, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, शायद अब एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझा देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ध्यान से देख लीजिए, लॉग की बात कर रहे हैं, पीएच स्केल, पीएच स्केल की बात कर रहे थे, और सोरेनसम ने जो ये दिया था दैट इज व्हाट लॉग H प्लस आयन। आपको पता है जब भी कभी कोई भी अम्ल को पानी में विलय किया जाता है तो वो क्या देता है? ठीक है, तो जब भी हम लोग H, जैसे मान लीजिए HCl, HCl के अंदर H2O मिलाया तो ये क्या बनेगा हमेशा? तो यहां पर H प्लस आयन देगा, और यही H प्लस आयन एक्चुअल में पीएच स्केल का आधार होता है। और जब हम इसे इस प्रकार से कुछ ओपन करते हैं, pH इक्वल्स टू लॉग माइनस, माइनस जो अंदर जाएगा तो 1/H प्लस, तो हमें H प्लस आयन के आधार पर 0 से लेकर 14 तक के लॉगरिथम स्केल पर हम लोग मेजर करते हैं, जिसमें यदि 14 है तो वह अत्यंत क्षारीय है, 0 यदि मान है तो अत्यंत अम्लीय है, और इसके बीच में कहीं है तो 7। राइट, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको जरूर पता होने चाहिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल पता होगा आपको, जैसे नींबू का रस है, टमाटर है, सिरका है। राइट, इसके अलावा जो चींटी हमें काटती है, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, तो जितनी भी जानवर हमें काटते हैं, बाइट करते हैं, है ना, जिनमें जहर है, तो जिसमें से चींटी में फार्मिक अम्ल है, तो फार्मिक अम्ल के कारण, है ना, ये एसिडिक नेचर का होता है। दे आर कोरोसिव इन नेचर, अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कट थ्रू द क्लोथ, और इतने ज्यादा, यदि वो बहुत ज्यादा सांद्र हैं तो संक्षारक भी होते। संक्षारक का मतलब किसी ना किसी पदार्थ को खराब करने का काम करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं प्रकृति में, नेचर में जो कॉपर है और जो फेरस है, तो लोहा में जंग लगती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और जल की मौजूदगी के कारण ये फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है, FeOH का होल ट्वाइस, और यही क्या है? जंग है। तो ये कोरोजन कहलाता है। कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन का मतलब ये है कि उसे खराब करेगा। वैसे ही कॉपर भी आपने हरे नीले रंग का देखा होगा। तो अम्ल जितने भी हैं वो किसी पदार्थ के संक्षारक, कोरोसिव, उन्हें खराब कर देने का काम करते हैं। साथ ही साथ में जब भी वो किसी त्वचा पर पड़ेंगे या किसी कपड़े पर लगाए जाएंगे तो उन्हें पूरी तरह से जला देने का काम करेंगे। हम इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल एक एनसीईआरटी की बुक में से भी देखेंगे, लेकिन कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। अब सबसे खास बात यह है कि जो एसिड होते हैं, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज दे अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, क्योंकि यहां पर एक H प्लस और Cl माइनस है, चूंकि ये आयन में बदल जाते हैं इसीलिए ये अच्छे संवाहक होते हैं। लेकिन याद रखना, जो आसुत जल है, आसुत जल,
उसमें ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव है, वो न्यूट्रल है। और इसीलिए एक पूरी तरह से शुद्ध जो जल होता है उसमें कभी भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसमें कभी भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो अम्ल के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ एसिड, राइट, वो खनिज अम्ल, तो ये प्रकृति के संकट में मौजूद, राइट। तो दीज एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यहां पर ये क्या लिखा है, क्रस्ट। तो खनिज अम्ल क्या होते हैं, जो कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनिक अम्ल, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और जब भी जल मिलेगा तो ये क्या बना देगा, H2CO3। यही कार्बोनिक अम्ल है जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि में भी पाया जाता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ऑर्गेनिक एसिड, दीज आर द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड एनिमल। तो जैसे कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी ज्यादातर अम्ल हम लोग देखिए, जो भी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें से भी जो वेस्ट पदार्थ निकलता है वह भी क्या है, अम्ल है। और हम लोग उनको सीधा सीधा क्या करते हैं, नदियों में, पॉइंट सोर्सेज में छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से होते हैं कुछ वीक एसिड। अब देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, यदि ये पीएच स्केल है, राइट, 0 से लेकर 14 तक, और ये यहां पर 7 बीच में है, तो यहां पर आप जाते हैं तो एसिडिक होगा, है ना, एसिडिक, सोरेनसम ने जो बताया था। और यहां पर जो जाते हैं ये बेसिक होगा, एल्केलाइन, मतलब क्षारीय। तो अम्लीय और क्षारीय। अब यदि कोई भी अम्ल जिसका पीएच 0 है, 1 है या 2 है, तो ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होंगे। लेकिन किसी का पीएच 6 है, राइट, किसी का पीएच 6 है, तो वो एक वीक एसिड कहलाते हैं। तो याद रखना, 7 के पास में मान लीजिए किसी का पीएच 8 है, 9 है, और यहां पर सभी क्षारीय होते हैं, तो इस केस में ये दुर्बल क्षार कहलाएंगे, दुर्बल क्षार। एकदम क्लियर है, दीज विल बी नोन एज वीक बेस। तो यहां पर देखिए ये पूरी तरह से घोल में नहीं घुलते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड के अंदर क्या होता है, जो पूरी तरह से ना घुले, प्लस क्या होता है, यदि जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये एक प्रबल अम्ल कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से घुल जाता है जल के अंदर, जल में पूरी तरह से घुल जाता है, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, दीज डिसोसिएट कंप्लीटली इन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ये पूरी तरह से मात्रा में घुल जाते हैं। देखिए यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा। तो कार्बोनिक अम्ल हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक हैं, और स्ट्रॉन्ग और वीक अम्ल। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। हम लोग इस पूरे सेक्शन को पूरे चैप्टर वाइज देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इस चैप्टर में भी समझ में आ जाए सारी बातें। तो देखिए यहां पर अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा होगा नींबू, इमली, नमक, है ना। तो यहां पर नमक तो सॉल्ट का एग्जाम्पल है, और शक्कर ये तो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। नींबू और इमली ये स्वाद में खट्टे होते हैं, राइट। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है ना। इमली, इमली में भी इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो ये ऊपर के जितने भी दिख रहे हैं आपको, नींबू का रस, संतरा, सिरका, दही, इमली, ये सभी एसिड हैं, राइट, दीज ऑल आर एसिड। और यहां पर ये एक ये जो है, हम लोग नमक को क्या बोलेंगे, नमक को हम लोग कहते हैं सॉल्ट, सॉल्ट, या फिर एक और चीज कह सकते हैं लवण। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, लवण। और आंवला, इसमें भी ओसिनिफेरा, इसमें भी ये भी एसिड होता है। खाने का सोडा, याद रखना, खाने का सोडा हमेशा बेस होता है, बेस मतलब क्षार। अंगूर में एसिड है, कच्चे आम में एसिड है। तो आप खट्टे पदार्थ की मदद से पता कर सकते हैं किसमें क्या पाया जाता है ना। चलिए,
तो यहां पर दही, नींबू, संतरा, सिरका, इन सभी का स्वाद खट्टा है, इसलिए ये एसिड या अम्ल कहलाएंगे, इनकी अम्लीय प्रकृति है, राइट। उसी प्रकार से क्षार जो होते हैं, जैसे साबुन, साबुन चिकना लगता है हमें और स्वाद में कड़वा हो, तो जिनका टेस्ट स्वाद में सोर हो, कड़वा हो, राइट, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ सूचक भी होते हैं। देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, एसिटिक एसिड सिरके में क्या पाया जाता है, CH3COOH। फार्मिक एसिड किस में पाया जाता है, चींटी के डंक में। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है, राइट। चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल विल बी विद, राइट, साइट्रिक अम्ल जो है वो संतरे, नींबू इत्यादि में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, आपको लैक्टोज, लैक्टिक एसिड आपको पता होगा, दही में पाया जाता है। पालक और टमाटर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पालक और टमाटर, पालक और टमाटर, है ना, पालक और टमाटर, इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला और सिट्रिक फल। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सभी आपको मिलान करने के लिए आ सकते हैं। एसिटिक एसिड एकदम क्लियर हो गया होगा, सिरका जो हम लोग अचारों का प्रयोग करते हैं, है ना। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल सही है। साइट्रिक एसिड नींबू, संतरे इत्यादि में पाया जाता है। फार्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है ना। और एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला और सिट्रिक फल में पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल याद रखना इमली में पाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। चलिए इसके बाद बात आ रही है क्षारक। क्षारक का मतलब जो बेस होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच को साफ करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में आपको पता होगा हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। जो कपड़े धोने का साबुन है, याद रखना, जो कपड़े धोने का साबुन है उसमें NaOH का प्रयोग करते हैं। और जो भी साबुन नहाने का है KOH का प्रयोग किया जाता है। तो नहाने के साबुन में याद रखना, नहाने के साबुन में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दाहक होता है, NaOH बहुत ज्यादा एक जलाने कारक होता है, तो NaOH हमेशा याद रखना, हम लोग जो कपड़े धोने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन, उसमें हम NaOH का प्रयोग करते हैं। नहाने के साबुन में हम लोग KOH का प्रयोग करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हम लोग खिड़की और कांच इत्यादि को सफाई करते हैं उसके लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन के लिए, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया जो मैग्नीशियम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्षार और अम्ल का पता लगाने के लिए हम लोग इंडिकेटर सूचकांक, जैसे आपने इंडिकेटर्स के बारे में सुना होगा कि फेनेफ्थोलिन, है ना, मैथिल ऑरेंज, इवन जो टर्मरिक हल्दी होती है वह भी आसानी से बता सकती है कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, राइट, अम्लीय है या फिर क्षारीय है। गुड मॉर्निंग सौरभ अवस्थी, अदिति मेहता, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सो हमारे आसपास प्राकृतिक सूचकों में लिटमस पत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पूरे सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है। तो आपको एक बात याद रखनी है, पहले मैं लिख रहा हूं आपके लिए एसिड, और एसिड का मतलब होता है अम्ल, है ना, अम्ल। और अम्ल जो है हमेशा याद रखना, नीले लिटमस, याद रखना ब्लू लिटमस पत्र को, वहीं जो बेस होता है, बेस का मतलब हो गया क्षार, तो बेस का मतलब है क्षार, और ये रेड लिटमस पत्र को ब्लू में तब्दील करता है, रेड लिटमस पत्र को ब्लू में तब्दील करता है, राइट। याद रखना
और संडे को ही होती है। सीसेट की क्लास केवल सैटरडे और संडे को ही। तो अब यहां पर देखते हैं ब्लू। अब देखिए आप, बेस का स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से, लेकिन यहां पर पहले कौन आएगा? रेड। तो ऐसे याद रखना, एसिड में ब्लू को रेड और बेस रेड को ब्लू में तब्दील करते हैं। राइट, एकदम क्लियर। तो अब लिटमस पत्रों पर बात कर लेते हैं। लिटमस पत्र में आपको यह बात पता चल गई, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। और यह इंडिकेट करता है कि जो पदार्थ है वो एसिडिक है, बेसिक है, राइट, अम्लीय है या क्षारीय है। तो लिटमस पत्र किससे प्राप्त होते हैं? लाइकेन से, शैवाल से, है ना, लाइकेनों से। और इनकी मदद से, और इसीलिए लाइकेन को कहा जाता है कि ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। लाइकेन्स आर ऑल्सो गुड नेचुरल इंडिकेटर। गुड मॉर्निंग प्रतीक्षा कश्यप जी, गुड मॉर्निंग। तो नीले लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र आपको क्लियर हो गया होगा। आसुत जल के बारे में आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए, लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होते हैं और कुछ इस प्रकार के ये पादप होते हैं, कुछ इस प्रकार के ये पादप होते हैं। तो यहां पर ये ऊपर वाला लाल लिटमस पत्र है, और लाल लिटमस पत्र को जो ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो कहलाता है क्षार, और नीले लिटमस पत्र को जो रेड में तब्दील कर दे, जो रेड में तब्दील कर दे वो कहलाता है, नीले लिटमस पत्र को रेड में, वो कहलाता है अम्ल। तो ये बात आपको, है ना, ब्लू को रेड में तब्दील कर दे वो अम्ल कहलाएगा। अब तक यदि आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से बता देता हूं, ये एसिड है और एसिड का मतलब अम्ल, और अम्ल वाले केस में ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में तब्दील होगा, और बेस वाले केस में, क्षार वाले केस में पहले बी नहीं आएगा, पहले रेड आएगा। ये बात, तो रेड ब्लू में परिवर्तित हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। तो आगे चलते हैं। तो हम इस लिटमस पेपर की मदद से, है ना, कोई भी घोल है, कोई भी साबुन का विलयन है, शैम्पू है, नमक का विलयन है, हम आसानी से लिटमस पत्रों की मदद से पता कर सकते हैं कि वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। राइट, है ना। जैसे चूने का पानी है तो वो क्षारीय होगा। तो जब चूने का पानी पूछा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, रेड लिटमस पत्र किस में होगा? कन्वर्ट होगा ब्लू लिटमस पेपर में। एकदम क्लियर। चलिए, तो यहां पर हम लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्रों के प्रभाव और उनके निष्कर्ष को, और आपको यदि यह मिले कि कोई भी आसुत जल है उसमें चाहे आप रेड लिटमस पेपर डालिए चाहे ब्लू लिटमस पेपर डालिए, आप दोनों केस में पाएंगे कि उसमें कोई भी रंग परिवर्तित नहीं हो रहा है। और यदि कोई भी रंग परिवर्तित नहीं हो तो उसका मतलब जो विलयन है वो उदासीन या फिर न्यूट्रल है। तो ऐसे पदार्थ न्यूट्रल है, तो ऐसे पदार्थ जो अम्लीय हो ना क्षारीय हो वो न्यूट्रल कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल को एसिड भी कहते हैं। चलिए, तो अब बताइए हल्दी के विलयन पर प्रभाव। अब बड़े ध्यान से सुनना एक बात मेरी, जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक मतलब कि हल्दी, तो हल्दी वाले केस में आपको क्या याद रखना है? हल्दी में यदि हम लोग क्षार डालते हैं, हल्दी का रंग कैसा होता है? येलो, पीला। इसमें यदि बेस क्षार डाला जाता है तो हल्दी का रंग हो जाता है रेड। लेकिन यदि हल्दी में अम्ल डाला जाता है तो फिर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो नींबू के रस को यदि हल्दी में मिलाया जाएगा, चूंकि ये अम्ल है, हल्दी के विलयन पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। संतरे का रस भी अम्लीय है, सिट्रिक एसिड है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिरका में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दूधिया मैग्नीशियम है, चूंकि ये एक क्षार है, बेस है, इसमें परिवर्तन होगा। और हल्दी का जो येलो रंग है वो किस में तब्दील हो जाएगा? रेड में। राइट। खाने का सोडा, खाने का जो सोडा है
चूंकि ये सोडा जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जो भी लवण है लवण, ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, धावन सोडा है ना, खाने का सोडा क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3, तो ये एक्चुअल में अम्ल और क्षार दोनों का उदाहरण है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूने का पानी क्षारीय है, परिवर्तन होगा, ये सॉल्ट है और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जहां पर भी यस, तो हल्दी का जो पीला रंग है वो येलो रंग में परिवर्तित होता है यदि खारापन हो, खारापन या फिर नॉट खारापन, वी कैन से क्षारीय है, तो एकदम क्लियर, क्षारीय है तो वो उसमें परिवर्तित होगा। एकदम क्लियर हो गया आपको? कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, जो खाने का सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, और जो धावन सोडा होता है जो कपड़े धोने का, तो Na2CO3 ये होता है, ये धावन सोडा है। दिस वन इज द धावन सोडा, वॉशिंग है ना, वॉशिंग सोडा, और ये एडिबल खाने योग्य सोडा, ठीक है। चलिए यहां पर आपको देख लीजिए, यहां पर हल्दी का पेस्ट और यहां पर चूने का पानी जैसे ही डाला, आप देख लीजिए ये जो है ना, ये चूने का पानी इस हल्दी वाले सेक्शन में डाला है, तो देख लीजिए आपको जहां जहां पर इन्होंने ये बनाया है वो अपने आप रेड होता जा रहा है। इसका मतलब समझ ये कहती है कि हल्दी क्षार में उसका जो पीलापन है वो लाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। अब देखिए, गुड़हल के पुष्प को ले लीजिए और कुछ पंखुड़ियां एकत्रित कर लीजिए और उन्हें एक बीकर में रख दीजिए और थोड़ा गर्म करके जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रख दीजिए, जल रंगीन न हो जाए तब तक। अब जल रंगीन हो गया है। अब देखिए सूचक में, ठीक है, अब सूचक की 5-5 बूंदे डाली। किस किस की डाली? शैम्पू की डाली, नींबू के रस की डाली, सोडे की डाली, सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाली, सिरके की डाली, शक्कर का विलयन डाला। तो आप क्या देखते हैं दोस्तों, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन के साथ क्या करता है, गुलाबी मैजेंटा, जबकि क्षारकीय विलयन के साथ में हरा रंग देता है। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कभी, ध्यान से पढ़िए, मेरी सफेद कमीज पर हल्दी का दाग है और यदि मैं उसको, आपने सभी ने नोटिस किया होगा, हल्दी का यदि दाग लगता है और यदि हम उसे साबुन से धो लेते हैं, और साबुन में आपको पता है क्या होता है, साबुन में क्षार होता है, तो तुरंत वो कैसा रंग दिखाता है, लाल रंग। लेकिन गुड़हल का जो हमने रंगीन विलयन बनाया है, मिश्रण बना के, अम्लीय विलयन में यह गुलाबी मैजेंटा रंग और क्षारीय विलयन में हरा रंग दिखलाता है। और यही जो पॉइंट है आपको याद रखने, गुड़हल का रंगीन पानी क्षार में तो हमेशा हरा रंग दिखलाएगा और अम्ल में गुलाबी, और ये लाइंस आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र को खाने के सोडे के साथ ठोस कण रखते हैं तो मुझे क्या परिणाम मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर गुड़हल के पुष्प दिया है और देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, सूचक तो इस प्रकार का है, अम्ल होगा तो थोड़ा सा ऐसा, क्षार होगा तो कुछ ऐसा। तो गुड़हल के पुष्प में आपको हरा रंग मिलेगा यदि वो क्षार है, और पिंक मिलेगा, ठीक है। यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। यह बात ध्यान से सुन लीजिए, यदि HCl होगा तो लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर याद रखेंगे, चूंकि ये एसिड है, ब्लू लिटमस पत्र को रेड लिटमस पत्र में, रेड कलर में चेंज कर देगा। और यदि यहां पर रेड लिटमस पत्र है, उसे क्या होगा, HCl के केस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रेड लिटमस पत्र पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ब्लू रेड में तब्दील हो जाएगा। यदि HCl को हल्दी वाले पत्र में डाला जाए, कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि क्षार उसका रंग लाल करता है। गुड़हल के पुष्प में यदि HCl डाला जाएगा तो यहां पर मैजेंटा पिंकिश कलर दिखाई देगा। एकदम क्लियर।
अब देखिए हम लोग फिनेफ्थोलिन का भी प्रयोग करते हैं। आपने पिंक कलर का फिनेफ्थोलिन का जरूर प्रयोग किया होगा। और फिनेफ्थोलिन में देखिए क्या होता है, फिनेफ्थोलिन में यदि हम लोग 2 से 3 बूंदें, अम्ल सूचक है, अम्ल प्लस सूचक, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग अम्ल मिलाते चले जाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे अम्लीय विलयन के ड्रॉपर में सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डालिए और धीरे धीरे परख नली को हिलाइए और हम देखते हैं बूंद बूंद करके एक समय ऐसा आएगा जब ये गुलाबी रंग दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी हम लोग अम्ल बढ़ जाए, यदि अम्लीय मात्रा बढ़ जाए, तो याद रखना स्पष्ट है कि जब भी विलयन में क्षारकीय होता है, यह बात याद रखना, फिनेफ्थोलिन क्षार के केस में गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत अम्लीय जब भी होगा तो एक बात आपको याद रखनी, जो फिनेफ्थोलिन है, फिनेफ्थोलिन अम्ल एसिड के केस में, फिनेफ्थोलिन एसिड के केस में आपको क्या देता है, फिनेफ्थोलिन एसिड के केस में आपको देता है रंगहीन। और यदि क्षार होगा, बेसिक होगा, तो ये पिंक कलर का रंग प्रदान करता है। तो फिनेफ्थोलिन का केस क्लियर हो गया, हमें हल्दी का केस क्लियर हो गया और गुड़हल का भी क्लियर हो गया। किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। दोस्तों इसी का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, जब भी हमारे पेट में जो आमाशय है, आमाशय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टमक। आमाशय या स्टमक है, जब भी हम पाते हैं कि एसिडिटी ज्यादा हो गई है तो हम लोग क्या करते हैं, एंट एसिड का प्रयोग करते हैं। एंट एसिड क्या होता है, एंट एसिड का मतलब होता है क्षार। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्षारीय विलयन यदि खाएंगे या क्षारीय पदार्थ खाएंगे, उस केस में पेट की एसिडिटी अपने आप कम हो जाती है। तो जब भी किसी में अम्ल या क्षारक की उचित मात्रा हो तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रह जाती है ना ही क्षारीय रह जाती है, और इस केस में वह जो विलयन है धीरे धीरे उदासीन बनता चला जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अम्ल और क्षारक दोनों की प्रकृति लुप्त हो जाती है और ना तो वह अम्लीय रह जाता है ना ही क्षारीय रह जाता है। और इस प्रकार से आप ये भी देखेंगे उदासीनीकरण, जो उदासीनीकरण प्रक्रिया है, इसमें यदि आप परख नली को स्पर्श करते हैं तो इसमें सदैव ऊष्मा निकलती है, निर्मुक्त होती है। तो आपसे पूछा जाए कि यदि अम्लीय और क्षारीय विलयन को मिलाया जाएगा तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक है, तो आप क्या बताएंगे, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, राइट। तो जब भी कभी परख नली को आप छुएंगे अम्ल और क्षार को मिलाने के बाद में, तो है ना, अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण उसमें दिखलाई देंगे और वो उदासीनीकरण प्रक्रिया कहलाएगी। तो उदासीनीकरण का सबसे बेहतरीन उदाहरण आप सभी को पता है, जब भी हम अम्ल में HCl में हम लोग यदि NaOH को मिलाते हैं तो आपको यह बात क्लियर हो गई होगी कि HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, दोनों मिलकर NaCl सॉल्ट को मिलाएंगे और जल को मिलाएंगे। और आपको यह बात पता है, राइट, आपको यह बात पता है, आपको यह बात जरूर पता है कि जो लवण होता है, जो सॉल्ट होता है, उसका कोई प्रॉपर, उसका सॉल्ट का कोई डेडिकेटेड अम्ल या क्षारीय नहीं होता है और H2O प्राप्त होगा। तो हम उदासीनीकरण में किसी अम्ल या किसी क्षार के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है और उसमें हमेशा लवण और जल प्राप्त होता है। यह बात क्लियर हो गई आपको, पॉइंट क्लियर है। मैं एक बार फिर से दिखला देता हूं, HCl प्लस NaOH दोनों मिल गए तो NaCl का निर्माण कर दिया, Na और Cl, है ना, और H2O। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो Cl की ज्यादा है ना,
और यहां पर इसीलिए प्रबलता के कारण Na और Cl दोनों जुड़ जाएंगे, राइट। ये एक सॉल्ट है, ये जल हो गया, और यहां पर हमें उदासीनीकरण प्रक्रिया देखने को मिली। एसिडिक रेन से भी आप चिर परिचित होंगे, तो उस पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है वायुमंडल में CO2 भी मौजूद है, वायुमंडल में NO2 भी मौजूद है, वायुमंडल में SO2 भी मौजूद है। और जो बरसात आती है तो बरसात में क्या है, हमारे पास जल के रूप में क्लाउड्स पाए जाते हैं। क्लाउड्स जो है उसमें जल होता है, वाटर होता है ना, और ये वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं तो H2CO3 का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं, HNO3 का निर्माण करते हैं। और यहां पर किसका निर्माण होता है, H2SO4 का निर्माण होता है। तो ये तीनों किसका निर्माण कर रहे हैं, कार्बोनिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का और सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, तो ये तीनों के तीनों इस प्रकार से बन रहे हैं, और इसी कारण एसिडिक रेन होता है। अब अम्लीय वर्षा का जो मुख्यालय है, ये बात आपको याद रखना है, नॉर्वे की राजधानी, जो नेशनल लेवल पर रिसर्च एंड अंतरराष्ट्रीय जो रिसर्च सेंटर है, एसिड रेन रिसर्च सेंटर, वो नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में लोकेटेड है। और हम लोग जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण धरातल पर हमें ये अम्ल आते हुए नजर आते हैं, और यही जो अम्ल हैं, राइट दोस्तों, यही जो अम्ल हैं ये भवनों को, ऐतिहासिक इमारतों को, पौधों को, जंतुओं को, सभी को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ में बहुत सारी बिल्डिंग, जैसे कि हमारी ताजमहल पर आपने सुना होगा स्टोन लेप्रोसी। आपने ताजमहल में जरूर सुना होगा स्टोन लेप्रोसी का मतलब क्या होता है कि वहां पर ताजमहल पूरा काला होता जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, अम्ल और क्षार मिलकर हमेशा लवण का निर्माण करते हैं और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसका उदाहरण मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। अब दैनिक जीवन में हम लोग उदासीनीकरण, राइट, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उसका दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल अपाचन, कभी भी हमें डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल ट्राइस होता है, या फिर MgOH का होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, क्षार हैं। इसके अलावा हम लोग जो इनो का प्रयोग कर रहे हैं, पेट में एसिडिटी हो गई, इनो का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहा है, क्षार क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ना। तो ये बात क्लियर होगी। अपाचन प्रति अम्ल, एंट एसिड का प्रयोग हम लोग करते हैं, ताकि क्या हो जाए, अम्ल जो हमारे पेट में बनता है, हमारे पेट में जो अम्ल बनता है आमाशय में, वो क्या है, HCl में जब भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा। एकदम क्लियर। चलिए, कई बार आपने देखा होगा, हमें यदि चींटी काट लेती है, कोई डंक मार देती है, तो उसके अंदर होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, HCOOH। ये फार्मिक अम्ल का सूत्र है। CH3COOH ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। और साथ ही साथ में यदि आपसे पूछा जाए ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, तो 2 COOH यदि जुड़ जाए तो यही ऑक्सैलिक अम्ल है। और यही ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है पालक या फिर टमाटर में, राइट। तो चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है, और फार्मिक एसिड का फॉर्मूला ये है। हम लोग कई सारे जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक वो सुरक्षित रहें, है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मिक एसिड में ही उनको रखते हैं, राइट। तो डंक के प्रभाव को खत्म करने के लिए, क्योंकि डंक जो है उसमें क्या पाया जाता है, एसिड, क्या नाम है, फार्मिक एसिड।
तो डंक वाले के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, कैलामाइन। कैलामाइन, और कैलामाइन क्या होता है दोस्तों, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। आपने सुना होगा कैलामाइन किसका अयस्क होता है, ZnCO3, जो पृथ्वी के क्रस्ट में धरातल पर पाया जाता है, और हम इसे प्यूरिफाई करके जिंक को निष्कासित करते हैं, मेटलर्जी, धातु निष्कर्षण। तो यहां पर कैलामाइन जो है इसका प्रयोग, मतलब जिंक कार्बोनेट का प्रयोग करके हम एंट एसिड के रूप में यह काम करेगा और जहर को कम करेगा जो भी जानवर ने काटा, चींटी या फिर किसी भी बर का डंक, राइट। तो कैलामाइन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मृदा के उपचार में देखिए दोस्तों, मृदा के उपचार में ये सभी पॉइंट्स आपको प्रिलिमिनरीज में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। ध्यान से सुनिए, देखिए, देख लीजिए, जो फर्टिलाइजर्स हैं, ऑल द फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक, राइट। और इसीलिए उस मृदा को जो अम्लीय हो गई है अथवा अत्यधिक क्षारीय हो गई है, पादप और पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि एक न्यूट्रलाइज होना चाहिए। हमने आपको एक चीज बहुत बार बताई है कि जो पूरा एक खेत होता है, खेत के 4 कॉर्नर से और बीच से मृदा का नमूना लिया जाता है और सॉइल टेस्टिंग लैब, आपने सुना होगा जो सॉइल हेल्थ कार्ड मिल रहे हैं, जो सूरतगढ़ से लॉन्च की गई थी योजना, वहां पर हम लोग मृदा का एसिडिसिटी या बेसिसिटी, मतलब अम्लीयता, क्षारीयता को पता लगाते हैं और उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, मृदा यदि अधिक अम्लीय होती है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड क्या मिलाया जाता है, CaO। ध्यान से सुन लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। यदि मृदा कैसी हो, अम्लीय हो, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। और मृदा यदि क्षारीय हो, राइट, अथवा बुझा हुआ चूना, तो इसके अलावा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये मिलाया जाता है। ये पॉइंट क्लियर। और यदि मृदा क्षारीय हो, राइट, यदि मृदा, है ना, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। जैसे क्षारक उपचारित किया जाता है, यदि मृदा क्षारकीय हो, एसिडिक हो, तो हमको पता है जो भी जैव पदार्थ होते हैं, जो भी जीव जंतु मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, या फैक्ट्री का जो खतरनाक पदार्थ है उसमें सब में एसिड होता है। तो जो भी जीव जंतु मरे गले, जैसे वर्मी कंपोस्ट, केंचुए को क्या कर दिया जाएगा, तो यदि मृदा क्षारीय है तो केंचुए की जो बॉडी है, बहुत सारे मरे हुए केंचुए, वो क्या कर सकते हैं, वो अम्लीयता बढ़ाएंगे, राइट, अम्लीयता बढ़ाएंगे, है ना। इसके अलावा अम्लीयता बढ़ा देंगे तो क्षारकता को उदासीन कर देंगे। इसके अलावा एल्यूमिना, राइट, एल्यूमिना, है ना। तो ये सभी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। कारखानों का जो अपशिष्ट होता है, कचरा, ये बहुत खतरनाक होता है, और जितने भी सड़े गले मरे जीव हैं, ये जो अपशिष्ट हैं कल कारखानों में, जो जलाशयों में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, ये सभी क्या हैं, इनका जो वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, राइट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी एसिडिक होते हैं। तो इनको क्षारीय बनाकर उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। यदि अम्लीय पदार्थ ज्यादा हो गया और पॉइंट सोर्स की मदद से हमने सीधा का सीधा पानी में ये वेस्ट पदार्थ भेज दिया, तो अम्लीयता बढ़ जाएगी और कोरल रीफ, तमाम तरह की जो प्रजातियां जलीय जीव हैं, वो सभी मरते चले जाएंगे और इकोसिस्टम पूरा तबाह हो जाएगा। ठीक है। अभिलाषा गौतम जी पूछ रही हैं कि भाई सर साइंस की बुक कौन सी लें। साइंस की बुक बेटा एक तो आप TMH की, टाटा मैकग्रा हिल की ले सकते हो। वैसे यदि आप मुझे पूरी तरह से फॉलो कर रहे हो तो मैंने लगभग संपूर्ण सेक्शन यूट्यूब पर और फ्री स्पेशल क्लासेस पर MCQs वगैरह सब कुछ करवाया है। कोई भी बुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स पर स्पेशली फोकस करना होता है। करंट अफेयर बेस्ड सिलेबस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो CaO जरूर याद रखना। अम्ल और क्षार आपको क्लियर हो गया है। आपको इंडिकेटर्स मैंने बताती हैं, जिसमें से गुड़हल, मैथिल ऑरेंज, टर्मरिक मतलब हल्दी,
ये किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं? उदासीन विलयन क्या होता है जिसकी पीएच 7 होती है, उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या होती है, और लवण सॉल्ट क्या होते हैं, ये सब हमने देख लिया है। तो एक बार ब्रीफ में हम लोग इस सभी को रिवाइज कर लेते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, और हम लोग क्षार को छूते हैं तो स्पर्श साबुन जैसा होता है, कोमल। तो साबुन में क्या होता है? क्षार, और इसीलिए जब भी हल्दी के लगे हुए दाग को साबुन से धो दिया जाता है तो वो लाल रंग दिखलाते हैं, है ना। अब देखिए अम्ल जो है एसिड, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में याद रखना, और जो बेस हैं याद रखिए बेस में पहले बी नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? रेड को ब्लू में तब्दील करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि जो क्षार है बेस, क्या वो ब्लू लिटमस पत्र को प्रभावित करेंगे? ब्लू लिटमस पत्र पर क्षार का कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। वे पदार्थ जो अम्लीय हैं न ही क्षारकीय हैं वो उदासीन कहलाते हैं, जैसे सॉल्ट, जैसे लवण। ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग सूचक देते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? सूचक, इंडिकेटर्स, अलग अलग इंडिकेटर्स जो दिखलाते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। लवण अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन तीनों प्रकृति के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अम्ल और क्षारक के बीच में अंतर क्या है? तो क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, और यदि हल्दी के अंदर इसको डाला जाएगा तो ये लाल रंग देते हैं, है ना, पीले हल्दी को लाल। अम्ल हल्दी के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, पीला पीला ही रहता है। दूसरा, फिनेफ्थोलिन में यदि क्षारक को डाला जाएगा तो हमेशा क्षारक क्या करते हैं? उसे पिंक कलर में कर देते हैं। फिनेफ्थोलिन में यदि अम्लों को डाला जाएगा तो वो उदासीन रहता है। तो क्षारीय विलयन का पता लगाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फिनेफ्थोलिन का। इसके अलावा मैथिल ऑरेंज भी एक प्रकार का सूचक है, और जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, प्राकृतिक नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक जो सूचकांक हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है लाइकेन, क्योंकि यदि सॉइल में, मृदा में यदि एसिडिटी बढ़ जाता है तो इन्हीं से हम लोग प्राप्त करते हैं रेड लिटमस पत्र। तो क्षार जो है वो बेस को, राइट, क्षार जो है वो रेड लिटमस पत्र को ब्लू में, और अम्ल ब्लू लिटमस पत्र को रेड में तब्दील करते हैं, राइट। ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए अनेक घरेलू उत्पाद जैसे खिड़की को साफ करने के लिए अमोनिया, है ना, तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब आपको ये पूछा है कि जो अमोनिया है ये लाल को नीला कर रहा है, मतलब कि मैंने बताया था बेस है, और बेस ही क्या करता है? रेड को क्या करता है? ब्लू में तब्दील करता है। तो बिल्कुल इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी, है ना, क्षारीय प्रकृति होगी, राइट। एकदम क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि क्लियर नहीं हुआ तो अभी क्लियर कर देते हैं। देखिए जो भी ब्लू लिटमस पत्र है, यहां पर बोला है लाल को नीले में तब्दील कर रहा है, तो लाल को नीले लिटमस में जो करता है, रेड को ब्लू में, वो कहलाता है बेस, ठीक है। अगला है, उन स्रोतों के नाम बताइए जिनसे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। तो यहां पर आपको आंसर देना है लाइकेन। लाइकेन ही नेचुरल इंडिकेटर है, इनसे प्राप्त किया जाता है। क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? देखिए आसुत जल हमेशा उदासीन ही होता है। आसुत जल में यदि अम्ल मिलाएंगे तो अम्लीय हो जाएगा, और पीएच स्केल में उसका 7 से नीचे वैल्यू चला जाएगा। आसुत जल में यदि क्षार मिलाते हैं तो पीएच स्केल 7 से ज्यादा चला जाएगा और वो क्षारीय कहलाता है। तो 7 से 14 पीएच स्केल क्षार, और 0 से 7 अम्ल, और जो भी विलयन 12, 13, 14 पीएच स्केल पर है अत्यधिक क्षारीय है, और जो पीएच स्केल 0, 1, 2 है वो अत्यधिक अम्लीय होता है, राइट। चलिए उदासीनी प्रक्रम का एक उदाहरण दे दीजिए। तो उदासीनीकरण प्रक्रम का एक उदाहरण दे देते हैं, हमने अच्छे से बताया ही है कि HCl और NaOH दोनों मिलकर क्या बना देंगे? NaCl प्लस H2O। तो ये बेहतरीन उदाहरण है उदासीनीकरण प्रक्रम का, राइट। चलिए
है ना। आगे चलें तो आगे चलते हैं ट्रूथ एंड फॉल, ट्रू एंड फॉल्स पर चलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स पर चलते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दे दिया आपने अभिलाषा गौतम जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने इनकी बात को जवाब दे दिया है। अब देखिए, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, बताइए नाइट्रिक अम्ल का मतलब क्या है? HNO3। यहां तक यदि आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई हैं, राइट, यहां तक यदि आपको सारी बातें क्लियर हो गई है तो आगे पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। थोड़ी देर का समय लगा आपको, खराब हुआ आपका समय, माफी चाहता हूं, ये मैंने अपना काम कर दिया है, ठीक है। चलो, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 है ना, नाइट्रिक अम्ल का मतलब है HNO3, HNO3। चूंकि ये अम्ल है, चूंकि ये अम्ल है, राइट, चूंकि ये अम्ल है और इसीलिए लाल को नीले में तब्दील कर देगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, पहली बात तो ये देखते हैं कि जो एसिड होता है, पहले देख लेते हैं एसिड किस में तब्दील करता है। एसिड ब्लू को रेड में तब्दील करता है, और यहां पर क्या दिया है, एसिड कभी भी रेड लिटमस पत्र पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, बताइए क्या ये भी सही है? नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH होता है और ये एक प्रकार से क्षार है, राइट, ये एक प्रकार से क्षार है, ठीक है। अब क्षारीय विलयन में हमने क्या बताया था, वो रेड को ब्लू में तब्दील करते हैं, ना कि ब्लू को रेड में। तो सेकंड पॉइंट भी गलत है, फर्स्ट पॉइंट भी गलत है, ठीक है। तो देखिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, यह बिल्कुल सही बात है, यह वाला पॉइंट बिल्कुल सही है ना। चलिए, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखलाता है ना, भिन्न रंग दिखलाए। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयन में भिन्न रंग दिखलाए, बिल्कुल सही बात है, अम्लीय और क्षारीय में अलग अलग रंग दिखलाता है, एग्जैक्टली करेक्ट। और दंत क्षय में क्षार उपस्थित होता है, नहीं भाई, आप देखते हैं हम लोग यदि रेगुलरली ब्रश नहीं करते हैं तो एक ब्लैक येलो परत जम जाती है, वो एक्चुअल में हम लोग जो मीठा इत्यादि खाते हैं उसके कारण हमारे दांतों के अंदर एसिड हो जाता है, और वही एसिड के कारण धीरे धीरे दांत का डिके होने लगता है। तो ये वाला पॉइंट भी गलत है कि दंत क्षय में जो है क्षार होता है, नो, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यहां पर आपको पता चल गया होगा, नाइट्रिक अम्ल लाल को नीले में नहीं, नीले को लाल में। सोडियम हाइड्रोक्साइड चूंकि क्षार है, क्षार हमेशा लाल को नीले में परिवर्तित करते हैं, इसलिए यह भी गलत। यह बिल्कुल सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं, एग्जैक्टली करेक्ट। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयन में भिन्न रंग दिखलाएं, बिल्कुल सही है, ठीक है, एकदम क्लियर है ना। और इसके बाद दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, नहीं, अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, एकदम क्लियर हो गया होगा आपको ये सारी बातें। अब यहां पर और भी कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जब आप प्रति अम्लता एंड एज अम्लों
हम लोग प्रति अम्ल की गोली क्यों खाते हैं? क्योंकि पेट में एसिडिटी ज्यादा बन जाती है। ठीक है, पेट में एसिडिटी ज्यादा बन जाती है तो हम लोग प्रति अम्ल की गोली खाते हैं। हमें जब भी चींटी काटती है तो चींटी में मैंने बता दिया आपको HCOOH फार्मिक एसिड होता है, और इसके लिए हम लोग कैलामाइन उस पर लगा दें ZnCO3 जो अपने आप में एक और भी है जिंक का, तो इस पर क्या हो जाएगा, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। कारखानों में अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है, उसको क्षारीय के साथ, क्योंकि सभी पदार्थ जो हैं वो एसिडिक होते हैं, तो उसको बेसिक के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है ताकि क्या हो जाए, किसी भी नदी जलाशय में सीधा अम्लीय पानी ना छोड़ा जाए, क्योंकि जो भी मरे गले सड़े जीव हैं या फिर जो फैक्ट्री के उत्पाद हैं वो सभी एसिडिक होते हैं। ठीक है, वो सभी एसिडिक अम्लीय होते हैं। आपको 3 द्रव दिए गए हैं, एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन। हल्दी के सूचक के रूप में आप कैसे पहचान करेंगे? तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक क्षार है, और यदि ये साबुन के तौर पे भी मान लीजिए, इसको यदि हल्दी पर मिलाया जाएगा, हल्दी पर लगाया जाएगा, साबुन को हल्दी पर लगाया जाएगा तो रेड हो जाएगा, तो आपको इसका पता चल जाएगा, राइट। और जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हल्दी पर यदि HCl डालते हैं कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, और तीसरा पॉइंट शक्कर के विलयन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया, यह नीला ही रहता है, तो विलयन की प्रकृति क्या होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इसके 2 आंसर होंगे, एक आंसर नहीं होगा। इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, इसमें 2 आंसर होंगे, एक आंसर नहीं होगा। तो देखिए एक तो पहली बात ये मैंने आपको बताया था, एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड में परिवर्तित कर रहा है, और बेस जो है वो रेड को ब्लू में। अब हम लोग यहां पर गलती कर सकते हैं, यहां पर क्या बोला है, यदि नीले लिटमस पत्र में कोई विलयन को मिला दिया, ठीक है, नीले लिटमस, नीला का मतलब ये ब्लू में कोई भी विलयन मिलाया जा रहा है, यदि वो क्षारीय भी होगा, बेसिक भी होगा, बेसिक यहां पर बी का मतलब बेसिक है, क्षार, ए का मतलब है अम्लीय विलयन, तो बेसिक भी होगा तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, क्योंकि अम्ल में, आप याद रखना, अम्ल में हमेशा ब्लू रेड में चेंज हो जाएगा। ये बोल रहे हैं नीला का नीला ही रहता है, तो यहां पर एक तो क्षार यदि होगा तो नीला का नीला ही रहेगा, दूसरा यदि आसुत जल होगा तो भी ब्लू का ब्लू ही रहेगा। तो क्षार और आसुत जल 2 आंसर आएंगे, कभी भी आप एक मत आंसर दे देना। इसी प्रकार से इसका उल्टा प्रश्न पूछ ले, लाल लिटमस पत्र में यदि कोई विलयन मिलाया और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अब लाल पूछ ले, तो या तो वो एसिड होगा या फिर वो आसुत जल होगा। एकदम क्लियर, तो ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब कुछ प्रश्नों को हमें ध्यान से पढ़ना है, और देखिए बिल्कुल यूपीएससी लेवल का प्रश्न आ गया है, आप भी बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्न वक्तव्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए निम्न में से क्या आंसर सही है। बिल्कुल यूपीएससी लेवल का प्रश्न है ये, देख लीजिए। पहला पॉइंट बोल रहा है, अम्ल और क्षार दोनों सभी सूचकों के रंग परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल और क्षार सभी सूचकों के रंग परिवर्तित कर देते, जरूरी नहीं है। हल्दी जो है दोस्तों, अभी मैंने बताया था आपको, हल्दी क्या अम्ल में परिवर्तित होता है? अम्ल वाले केस में बिल्कुल कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। और क्या अम्ल रेड लिटमस पत्र को चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता, तो पहला वाला पॉइंट गलत हो गया। तो आप ए जो है उसको तो काट, ये गलत हो गया। सभी 4 भी गलत हैं क्योंकि हमें सही बोला है, एकदम क्लियर। दूसरा पॉइंट, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है, कोई भी इंडिकेटर है वो अम्ल के साथ रंग परिवर्तित करता है, तो वह क्षार के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। तो यहां पर ये वाला पॉइंट भी आपका गलत है। जरूरी नहीं है कि क्षार के साथ परिवर्तित करे तो अम्ल के साथ भी करे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों केस में करे भी। तो ये वाली बात मैंने आपको क्लियर कर दी। सेकंड पॉइंट भी गलत है। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो अम्ल के साथ भी, तो ये दोनों ही वाइसे वर्सा है, दोनों गलत हैं।
लास्ट वाला जो पॉइंट है, अम्ल और क्षार में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। फिनेफ्थोलिन यदि क्षार होगा तो पिंक रंग देगा, फिनेफ्थोलिन में यदि अम्ल मिलाते जाएंगे तो रंगहीन रहेगा। हल्दी के अंदर यदि अम्ल मिलाते हैं कोई परिवर्तन नहीं होता, यदि क्षार मिलाते हैं तो लाल हो जाता है। गुड़हल के केस में भी क्या होता है, अम्ल मिलाते हैं तो पिंक हो जाता है और यदि क्षार मिलाते हैं तो हरा हो जाता है। इसी प्रकार से लिटमस पत्र है ना, इन सभी में होता है। तो यह बात बिल्कुल सही है, अम्ल क्षार का रंग सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज दैट? तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी आ गया। तो यहां तक आपको सभी पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से बात सभी को समझ में आ रही है। एक बहुत ही टफ लेवल का एमसीक्यूज भी हमने देख लिया, राइट। तो यहां पर आपको सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। यहां पर मैं कुछ एडिशनल पॉइंट और बताना चाहता हूं कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए पाया जाता है। याद रखना, यह बात पता होगी आपको, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। यस और नो? आरएनए। और किसने खोजा था न्यूक्लिक एसिड? फ्रेडरिक मिशर ने। तो डीएनए आरएनए भी क्या है? एक प्रकार के अम्ल हैं। आपसे पूछा जाए प्रोटीन क्या है? प्रोटीन, तो प्रोटीन में भी क्या होता है? एमिनो एसिड है, तो वो भी अम्ल है। एकदम क्लियर, सारी बातें आपकी एकदम क्लियर हो गई हैं। सो थैंक यू सो मच, आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब एक और बात, आपके व्यक्तिगत गुण, जो अनेक प्रकार के व्यक्तिगत गुण है, रंग, रूप, आंख, ऊंचाई, कद, ये सभी हमारे शरीर में एमिनो एसिड्स, जो प्रोटीन किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड्स के, उन्हीं से तो निर्धारण होता है। अब तक जिस भी स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया यार, एक बार लाइक वाइक जरूर कर देना। तो हमारे शरीर का निर्माण और जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी में अम्ल है। तभी तो मैं बार बार कह रहा था कि जो भी जीव मर जाता है, सड़ जाता है। नेटवर्क गया क्या, है ना? शायद आपको अब सारी बातें वापस से चला गया शायद नेटवर्क। ओके, नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा। आ गया ना? हाँ अब आ गया, आके गया है, आ रहा है। अभी थोड़ा ठीक हुआ है। सो काइंडली रिफ्रेश, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। एक बार फिर से चला गया नेटवर्क, रिफ्रेश प्लीज। नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अब बंद कर देते हैं। चल, तेरा अभी भी जुड़े हुए।